वसा। आज हम वसा के संबंध में अध्ययन करेंगे। वसा एक कार्बनिक यौगिक होता है। यह ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल से मिलकर बनता है। वसा का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर होता है। वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन और हाइड्रोजन से कम होती है, इसलिए इसे ऊर्जा का सांद्र रूप भी कहा जाता है। 1 ग्राम वसा से हमें 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। वसा पानी में अघुलनशील होती है, लेकिन कार्बनिक विलायक जैसे पेट्रोल, ईथर और बेंजीन में यह घुलनशील होती है। जो वसा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल होती है उसे हम तेल कहते हैं, और जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस होती है उसे हम घी कहते हैं। तेल में असंतृप्त वसीय अम्लों की मात्रा ज़्यादा होती है, वहीं पर घी में संतृप्त वसीय अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है। हम भारतीयों के भोजन का 10 से 30% हिस्सा वसा का ही बना होता है। वसा वानस्पतिक और जांतव पदार्थ दोनों से प्राप्त होती है, जैसे पेड़ पौधों के बीज, दूध, मक्खन, कॉड लिवर ऑयल, यकृत आदि में वसा उपस्थित रहती है। वसा का रासायनिक नाम ट्राइग्लिसराइड है, जबकि वसा के टूटने पर 1 अणु ग्लिसरॉल का और 3 अणु वसीय अम्ल के प्राप्त होते हैं। वसा और तेल को अधिक गर्म करने पर एक तेज धुआं निकलता है, जिसे हम एक्रोलीन कहते हैं, जो पाचन क्रिया को नुकसान पहुंचाता है। कई बार हम देखते भी हैं कि जब हम बाजार से तले गुले समोसे, कचौरी जैसा कोई पदार्थ लाते हैं और खाने के पश्चात हमारी पाचन क्रिया खराब हो जाती है। समुद्र जीवों से जो वसा प्राप्त होती है वह वसा कठोर होती है। वसा और तेलों को यदि हम लंबा समय तक खुला रख देते हैं या छोड़ देते हैं तो वायु द्वारा उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे तेल रैंसिड हो जाते हैं। और दिवाली पर हम देखते भी हैं कि रात को जब दिए में तेल रह जाता है और दिया बुझ जाता है तो हम देखते हैं कि सुबह वह तेल गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि उससे वायुमंडल की हवा आकर जुड़ जाती है। वसा को जब हम जल के साथ फेंटते हैं तो पाइसीकरण प्रक्रिया होती है, और हमने देखा भी है जब हम दही छाछ को डिलोते हैं तो मक्खन के कण ऊपर तैरने लगते हैं। इस प्रक्रिया को हम पाइसीकरण प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रक्रिया, वसा को हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा भी हम तेल से घी में कन्वर्ट करते हैं, अर्थात असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में बदल देते हैं। नेक्स्ट प्रक्रिया, साबुनीकरण। वसा को जब क्षारीय पदार्थों के साथ मिलाकर हम क्रिया कराते हैं तो हम देखते हैं कि साबुन का निर्माण होता है। सामान्यतः हमारे शरीर में यह क्रिया नहीं होती, लेकिन कभी-कभी जब पाचन क्रिया के दौरान वसा का पाचन नहीं हो पाता है और वसा छोटी आंत में उपस्थित क्षारीय माध्यम, क्योंकि हम जानते हैं छोटी आंत का माध्यम हमेशा क्षारीय होता है, तो वहां पर उपस्थित कैल्शियम लवण से क्रिया करके साबुन जैसे पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो शरीर में तो नहीं रहता, मल के साथ निकल जाता है, जिसे हम कोलाइटिस स्प्रू भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त विटामिन ए, डी, ई, के में वसा विटामिन, जैसा कि हम जानते हैं वसा का निर्माण 1 परमाणु ग्लिसरॉल और 3 परमाणु वसीय अम्ल से होता है। वसीय अम्ल को यदि हम जानें तो हम जानते हैं कि वसीय अम्ल कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला होती है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन अणुओं के जुड़ने की श्रृंखला में अंतर होने के कारण इनमें विभिन्नता देखने को मिलती है। वसीय अम्ल को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक संतृप्त वसीय अम्ल और दूसरा असंतृप्त वसीय अम्ल। संतृप्त वसीय अम्ल वे अम्ल होते हैं
जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोजन के 2 अणु जुड़ते हैं, अर्थात वे संतृप्त होते हैं, जबकि असंतृप्त वसीय अम्ल वे वसीय अम्ल होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या दुगने की अपेक्षा कम होती है। संतृप्त वसीय अम्ल को हमने 4 भागों में बांटा है: ब्यूटायरिक अम्ल, कैप्रियोलिक अम्ल, पामिटिक अम्ल और स्टीयरिक अम्ल। ब्यूटायरिक अम्ल यह मक्खन में पाया जाता है। इसमें विशेष प्रकार की खुशबू भी होती है और इसका रासायनिक सूत्र यदि हम देखें तो C4H8O2 होता है। और कैप्रियोलिक अम्ल यह भी हमें नारियल के तेल और मक्खन से ही प्राप्त होता है। इसका रासायनिक सूत्र C10H20O2 होता है। तीसरा पामिटिक अम्ल, यह हमें वनस्पति तेलों से प्राप्त होता है। इसका रासायनिक सूत्र C16H32O2 होता है। चौथा अम्ल स्टीयरिक अम्ल होता है, जिसमें जो हमें प्राणी जगत और वनस्पति जगत दोनों से प्राप्त होता है। स्टीयरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र C18H36O2 होता है। अब यदि हम असंतृप्त वसीय अम्लों की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु की संख्या दुगने से कम होती है, इसलिए असंतृप्त होते हैं और इसीलिए इन्हें तरल भी माना जाता है। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला, मोनो असंतृप्त वसीय अम्ल। यदि कार्बन अणुओं की तुलना में हाइड्रोजन अणुओं की संख्या 2 से कम होती है तब इसे हम मोनो असंतृप्त वसीय अम्ल कहते हैं। इन्हें हमने 2 भागों में बांटा है: ऑलिक अम्ल और पाल्मिटोनिक अम्ल। ऑलिक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र C18H32O2 होता है और यदि हम देखें तो दुगने अणु 36 होने चाहिए, वहाँ पर ये 34 होते हैं, अर्थात 2 अणुओं की संख्या में कमी हो जाती है। इसी तरह हम पाल्मिटोनिक अम्ल को देखें तो यह मक्खन में पाया जाता है और इसका रासायनिक सूत्र है C16H30O2, अर्थात यहाँ पर भी दुगने से हाइड्रोजन परमाणु की संख्या में 2 कमी है, 32 की जगह यहाँ पर 30 ही है। अब पॉली असंतृप्त अणुओं की बात करें या पॉली असंतृप्त वसीय अम्लों की बात करें तो इसमें कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 या 2 से अधिक कम होती है। इसे हमने 3 भागों में बांटा है: लिनोलिक अम्ल, इलियोस्टीयरिक अम्ल और एल्केडोनिक अम्ल। लिनोलिक अम्ल वह अम्ल होता है जो हमें तेलों से प्राप्त होता है। इसका रासायनिक सूत्र C18H32O2 है, अर्थात कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या दुगने से 4 कम है। उसका अर्थ यह है कि लिनोलिक अम्ल में 4 हाइड्रोजन अणुओं की असंतृप्तता है। इलियोस्टीयरिक अम्ल यदि हम देखें, इसका रासायनिक सूत्र C18H30O2 है, अर्थात कार्बन परमाणु की संख्या 18 है तो दुगना 36 होना चाहिए, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि 30 है, अर्थात 6 अणुओं की कमी है। इसी तरह एल्केडोनिक अम्ल को यदि हम देखें तो इसका रासायनिक सूत्र है C20H32O2, अर्थात कार्बन परमाणु से दुगना हाइड्रोजन के परमाणु 40 होने चाहिए, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि 32 हैं, अर्थात 8 अणुओं की संख्या कम है। इसीलिए तरल होते हैं लेकिन उपयोगी बहुत होते हैं।